हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल और आहान जो कि इस वक्त कृष्ण मंदिर में थे, वहीं आहान के हाथ जुड़े हुए थे और वो लगातार श्रीजल को ही देखे जा रहे थे, जैसे उनकी हर दुआओं में सिर्फ श्रीजल का ही जिक्र हो। ठीक उनके बगल में और थोड़ा आगे श्रीजल खड़ी थी। श्रीजल भी अपने हाथों को जोड़ करके कान्हा जी से कुछ प्रे कर रही थी। वो अपने हाथ को जोड़कर अपनी आंखें खोलकर कान्हा जी को देखते हुए कहती है, भगवान, मुझे नहीं पता कि आज मुझसे जो भी कुछ हुआ वो गलत था या सही, लेकिन जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है ना, मुझे किसी को भी मारने का हक नहीं है। सज़ा देना तो आपका काम होता है ना, और फिर किसी को भी तकलीफ़ देना मुझे नहीं सिखाया गया ये सब कुछ। और मेरे द्वारा आज किसी की ज़िंदगी चली गई है, उसकी उसकी सज़ा मुझे पता है आप मुझे ज़रूर देंगे, लेकिन। और फिर वो आहान के चेहरे की तरफ देखने लगती है। आहान तो कब से उसी पर अपनी नज़र को टिकाए हुए थे, जिसकी वजह से जैसे ही श्रीजल ने अपना चेहरा मोड़ा था, आहान झटके से अपनी नज़र को सामने की तरफ कर लेते हैं, जैसे वो श्रीजल से अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे हों। श्रीजल आहान के चेहरे को एक बार देखती है और फिर कान्हा जी से उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, चाहे सज़ा कुछ भी हो, बस इनसे मुझे दूर मत करिएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से अच्छे कर्म का रिजल्ट है ये। मैं लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख सकती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में और चाहे जितना मन चाहे उतना दर्द दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ 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 कान्हा जी, इनसे अलग मत करिएगा मुझे। इनके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जैसे दोबारा से मैं अपने पेरेंट्स के साथ जी रही हूँ। ऐसा लगता है मम्मी पापा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, बस मैं हमेशा इन्हें खुश रखूं और ये बस हमेशा मुझसे खुश रहें, मैं कभी इन्हें निराश ना करूं। श्रीजल जो अपनी आंखों को खोलती है और राधा रानी के सामने अपने सिर को झुका करके कान्हा जी के चरणों में अपने सिर रखते हुए उन दोनों लोग को प्रणाम करके वहाँ से बाहर निकल आती है। वहीं आहान भी उसके साथ ही साथ बाहर आ रहे थे। श्रीजल को यहाँ पर वाकई ही काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ से थोड़ी देर तक जाना नहीं चाह रही थी। वहीं ठीक मंदिर के पीछे तालाब होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही थीं। रात का वक्त होने की वजह से मंदिर में कोई नहीं था। इस वक्त सिर्फ आहान और श्रीजल इस मंदिर में थे। आहान जो श्रीजल का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। वहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त श्रीजल जो आहान की तरफ एक बार देखती है और फिर सामने देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान से कुछ कहना चाह रही हो, मगर वो कह नहीं पा रही थी। आहान उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते हुए कहते हैं, बोलो क्या कहना है। श्रीजल जो हैरानी भरी नज़र से एक बार आहान की तरफ देखती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, मैं वो कहना चाह रही थी कि। आहान उसकी तरफ देखते हुए उसके हाथ को हल्का सा अपने हाथों की थंब से रब करते हुए कहते हैं, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, घबराओ नहीं, क्या कहना है। श्रीजल जो कहती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ आकर के अच्छा लगेगा। सच बता रही हूँ, मुझे मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है और कान्हा जी तो मेरे फेवरेट हैं। मैं हमेशा उनसे ही प्रेयर करती हूँ। पर आपको कैसे पता चला। आज उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके बाल को हल्का सा पीछे करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरा फ़र्ज़ है। और अब इतने सारे सवाल नहीं करो, चलो हम घर चलते हैं। आहान जो श्रीजल के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हैं और उसको प्यार से अंदर बिठा देते हैं और ख़ुद भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। वैसे तो श्रीजल का लुक बिल्कुल बॉसी और बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो अभी भी कितना ज़्यादा डरी और सहमी हुई महसूस कर रही है। आहान के हाथ जो कि अब स्टीयरिंग पर लग चुके थे और वो लगातार गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर चुके थे। वो बार बार श्रीजल की तरफ भी देख रहे थे। श्रीजल के दिमाग में अभी भी वो सिनेरियोज लगातार घूमे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। आहान को महसूस हो पा रहा था कि श्रीजल ने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कदम उठाया है और श्रीजल कितनी ज़्यादा नाजुक और मासूम लड़की है, जिसकी वजह से आहान जो श्रीजल की तरफ एक बार देखते हैं और उसके हाथों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, क्या वो ठीक हो। श्रीजल जो अपने चेहरे को जल्दी में हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ ठीक ठीक हूँ मैं। आहान जो कहते हैं, पक्का।
श्रीजल एक बार आहान की तरफ देखती है और फिर सामने की तरफ देखकर अपने चेहरे को धीरे से नीचे झुका लेती है, जैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही हो मगर आहान से वो कुछ कह ना पा रही हो। आहान जैसे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाता हूँ। जैसे ही आहान ने इतना बोला था, श्रीजल आहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? आहान जो कहते हैं, इधर आओ मेरे पास। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और श्रीजल को अपना हाथ दिखा करके उसको अपने पास बुलाने लगते हैं। श्रीजल जो आहान को देखते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ? आहान जो अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मेरी गोद में और कहाँ होगी? श्रीजल जो कहती है, मैं गोद में क्या करूँगी, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। आहान जो कहते हैं, तुम खुद आ रहे हो या फिर मैं उठाकर तुम्हें यहाँ गोद में रखूँ? आहान ने यह थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोला था, जिसकी वजह से श्रीजल ना चाहते हुए भी आहान की तरफ अपने हाथ को बढ़ा लेती है। वहीं आहान उसको कमर से उठा करके अपनी गोद पर किसी टॉय की तरह रख देते हैं। उसका वेट वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा हल्का था, जिसकी वजह से आहान को वो किसी नाजुक गुड़िया की तरह महसूस होती थी। जैसे ही आहान ने उसको अपनी गोद में बैठाया था, श्रीजल थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। उसे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी आहान के इस तरह गोद में बैठने की वजह से। वहीं आहान जो कि उसको और ज़्यादा पीछे की तरफ खींचते हैं और उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गाड़ी में स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं। श्रीजल जो अपने चेहरे को हल्का सा आहान की तरफ मोड़ती है, जिससे आहान और श्रीजल के चेहरे थोड़े करीब से हो जाते हैं, जिससे आहान का चेहरा जो कि श्रीजल के चेहरे से हल्का हल्का टच होने लगा था। श्रीजल थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। श्रीजल को लगा था कि आहान अब उसे कोई नया टास्क दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने श्रीजल को गन चलाना सिखा दिया था और अब ये स्टीयरिंग। आहान जिसके हाथ को लेते हैं और अपने हाथ से उसको स्टीयरिंग पर जमाते हुए कहते हैं, तुम आराम से स्टीयरिंग संभालो और मैं तुम्हें संभालता हूँ। श्रीजल जो कहती है, नहीं, लेकिन तब तक आहान ने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। श्रीजल थोड़ा घबराते हुए और अपने कांपते हुए हाथों को देखकर कहती है, मैं नहीं चला पाऊंगी, मुझे नहीं आता ये सब। आहान जो आराम से पीछे की तरफ लीन हो गए थे और वहीं नीचे के सारी चीज़ों को वही कंट्रोल कर रहे थे। कहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत है, कहाँ ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी श्रीजल काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। आहान जो फिर से थोड़ा स्ट्रेट बैठते हैं और श्रीजल के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, रिलैक्स, तुम प्लेन नहीं उड़ा रही हो, सिर्फ ये गाड़ी है। श्रीजल जो हल्का सा आहान की तरफ मुड़ती है। जब आहान उससे कुछ बात कर रहे थे, श्रीजल अपने चेहरे को हल्का सा आहान की तरफ घुमा ले रही थी। आहान का चेहरा भी इस वक्त श्रीजल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली ही श्रीजल की नाक जा कर के आहान के नाक से लड़ जाती है और वहीं उनके होंठ में भी अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई थी, जिससे श्रीजल एकदम से अपने सामने देखते हुए कहती है, सॉरी। आहान जो अपने दोनों हाथ को श्रीजल की कमर पर जकड़ते हुए कहते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए कहा है तुम्हें, तुम तो मुझे आउट ऑफ कंट्रोल करने लगी। ये सुनते ही श्रीजल की सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और वहीं आहान की सारी बातें जो कि डायरेक्टली उसके कान के पास आ रही थी, वो भी आहान की गर्म सांसों के साथ जो कि और ज़्यादा उसे परेशान कर रही थी। मगर कहीं ना कहीं श्रीजल को भी ये परेशानी काफ़ी अच्छी लग रही थी। श्रीजल जो आगे कहती है, मुझे डर लग रहा है, अगर गाड़ी कहीं पलट गई तो। आहान उसकी बात को सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, श्रीजल ये गाड़ी है, स्कूटी नहीं। और फिर वो अपने मजबूत हाथों को श्रीजल के कमर से हटा करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम लेते हैं और स्टीयरिंग व्हील पर जमा देते हैं। आहान जो उसके कान के करीब आते हुए अपने होठों की गर्म सांसों को उसकी तरफ छोड़ते हुए कहते हैं, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना भरोसा कर सकती हो मुझ पर, अब तुम सिर्फ फील करो। जैसे ही श्रीजल ये सुनती है, उसकी आंखें हल्की सी बंद हो जाती हैं और वो फिर से कोशिश करते हुए अपनी आंखों को खोलते हुए अपने थूक को गटक करके सामने देखने लगती है। वहीं आहान जो कि अपने हाथ को धीरे धीरे उसके हाथ पर रब किए जा रहे थे, से इस वक्त उनका ध्यान गाड़ी चलाने पर भी था और साथ ही श्रीजल के हाथों पर भी। वो धीरे धीरे अपने हाथों को श्रीजल के हाथों पर रब करते हुए स्टीयरिंग को भी संभाल रहे थे और फिर वो थोड़ा स्ट्रेट बैठते हुए अपने चेस्ट को श्रीजल के बैक से रब करते हुए कहते हैं, फील हो रहा है। श्रीजल जैसे ही उनके मजबूत बॉडी को अपने ठीक बैक पर महसूस करती है, उसकी आंखें झटके से फिर से बंद हो जाती हैं और सांसें भी एक अलग रफ्तार पकड़ चुकी थीं। आहान जो से फिर से कहते हैं, बताओ श्रीजल, महसूस हो रहा है? श्रीजल जो अपने कांपते होंठ से बहुत ही मुश्किल से कहती है,
मुझे कि क्या क्या फील करना है? से ये सुनते हैं वो एक बार शेर की तरफ मुस्कुरा करके थोड़ा गर्दन को टिल्ट करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और अपने एक हाथ को स्टीयरिंग से हटा करके उसके आ रहे आगे के बालों को पीछे करते हुए उससे कहते हैं, स्टीयरिंग को फील करो शेजल, स्टीयरिंग को। शेजल जैसे ही सुनती है वो अपनी आंखें खोलकर आहान की तरफ धीरे से अपने चेहरे को घुमा लेती है, जिससे आहान और शेजल की नज़र आपस में जाकर के उलझ जाती है। तभी उसके कानों में बाहर से तेज़ आवाज़ आती है जो कि हॉर्न की लग रही थी। शेजल जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और शेजल एकदम से घबरा उठती है। वो आहान को देखते हुए कहती है, ये सामने गाड़ी आ रही है। आहान जो कि शेजल को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहते हैं, मुझे दिख रहा है। और उनका एक हाथ जो कि अभी भी स्टीयरिंग पर ही था और दूसरे हाथ से वो शेजल की कमर को पकड़ लेते हैं। शेजल आहान के हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़िए वरना वो गाड़ी आ जाएगी, मार देगी हमें। आहान जो उसको थोड़ा सेफ महसूस कराते हुए उसके कमर को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा और इतना ज़्यादा घबराया मत करो तुम, जस्ट रिलैक्स। और फिर वो धीरे से स्टीयरिंग को घुमाते हैं जिससे वो ट्रक सामने की तरफ से साइड से निकल जाती है। आहान जो से कहते हैं, देखा कुछ नहीं हुआ ना? शेजल जो कहती है, हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आप ही चलाइए ना। आहान जो से कहते हैं, नहीं तुम्हें सीखना होगा, धीरे धीरे पहले तुम स्टीयरिंग कंट्रोल करो, उसके बाद से मैं तुम्हें पूरी गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। शेजल जो आहान की बात सुन करके धीरे से बस अपने सिर को हाँ में हिला देती है। वहीं आहान उसके दोनों हाथ को फिर से स्टीयरिंग पर जमा देते हैं और खुद आराम से पीछे की तरफ लीन होकर के उसके कमर को धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, जिससे शेजल को हल्का हल्का टिकल भी महसूस हो रहा था, लेकिन वो आहान से कुछ कह नहीं पा रही थी। वही शेजल सामने की तरफ देखते देखते अपने एक हाथ को स्टीयरिंग से हटा करके बगल की तरफ कुछ ढूंढने लगती है अपने एक हाथ से, जिससे उसका हाथ अनजाने में ही आहान की थाई पर रब होने लगा था। शेजल जो अपने हाथों को धीरे धीरे सहलाए जा रही थी, जिससे आहान अपनी भौहों को सिकोड़ करके शेजल के लेफ्ट हैंड की तरफ देखने लगते हैं। शेजल इस वक्त सामने देख रही थी और उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त वो कितना रिस्की काम कर रही है। शेजल थोड़ा कंफ्यूज होकर बगल की तरफ देखते हुए कहती है, ये कहाँ गया? आहान जो से कहते हैं, तुम क्या कर रही हो शेजल? शेजल जो कहती है, कुछ ढूंढ रही हूँ। वो लगातार सामने की तरफ ही देखे जा रही थी। आहान जो उसकी बातों को सुनकर पीछे की तरफ आराम से लीन होते हुए कहते हैं, क्या ढूंढ रही हो? शेजल जो कहती है, अरे वही जो बड़ा सा होता है, हिलाया जाता है। जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान फिर से अपने प्रॉपर पोजीशन में आकर के शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हिलाया जाता है? शेजल जो आहान की तरफ हल्का सा अपने चेहरे को मोड़कर पीछे होते हुए कहती है, अरे वही जो यहाँ होता है ना बगल में, वो हिलाते हैं उसे। आहान जो कहते हैं, अच्छा। शेजल जो कहती है, हाँ वो पकड़ करके हाथ में। आहान जैसे ही सुनते हैं वो उससे कहते हैं, क्या बोलती हो तुम? तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? शेजल जो कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने भी गाड़ी देखा है, उसमें होता है वो बगल में लंबा सा, उसे ऐसे पकड़ते हैं, हिलाते हैं, अब पता नहीं क्या कहते हैं उसे। आहान अपनी थूक को गटक करके स्माइल करते हुए कहते हैं, जिसकी बात तुम इस वक्त कर रही हो उससे। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं और फिर से अपने सिर को थोड़ा झटकाते हुए कहते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम गियर की बात कर रही हो राइट? शेजल जो कहती है, हाँ वही, वो नहीं है यहाँ पर। आहान जो कहते हैं, वैसे तुम गाड़ी का गियर चेंज करने वाली हो या फिर मेरे दिमाग का गियर चेंज कर रही हो? शेजल जो कहती है, मतलब? आहान जो कहते हैं, जिस जगह पर अभी आपका हाथ है, अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर गया ना तो मुझे गाड़ी यहीं पर रोकनी पड़ जाएगी शेजल। शेजल अब जाकर के महसूस कर पाई थी कि उसका हाथ गाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि इस वक्त आहान के थाई के ऊपर है, और वह तो तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ हटाती है और स्टीयरिंग पर रखते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका वो। आहान जो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन ये बहुत ही रिस्की हो सकता था तुम्हारे लिए। शेजल जो कहती है, क्या? और इस वक्त वो सामने की तरफ ही देखे जा रही थी, मगर रह करके शर्माहट से उसकी नज़र नीचे झुकती जा रही थी। आहान जो कहते हैं, खैर इस बारे में हम अभी बात नहीं करते। हाँ तो गियर। और फिर वो शेजल को कुछ बताते हुए कहते हैं। फिर वो शेजल को सामने की तरफ स्टीयरिंग के पीछे कुछ दिखाते हुए कहते हैं,
तुम गियर सेलेक्टर की बात कर रहे हो। ये स्टीयरिंग के पीछे एक स्टॉक की तरह होता है, राइट साइड पर देखो। वो शेजल को कुछ दिखाते हैं। शेजल जो अपने सिर को हाँ मिलाते कहती है अच्छा। आन जो कहते हैं ड्राइव, रिवर्स, पार्क सब उसी स्टॉक से स्विच होता है। हाथ से कोई मैनुअल गियर नहीं है जिसे तुम्हें बदलना हो। शेजल जो कहती है मैं समझ गई। आन जैसे कहते हैं वेरी गुड। वहीं आहन उसका हाथ पकड़कर गियर स्टॉक की ओर ले जाते हैं और फिर दोनों का हाथ साथ में उस पर होता है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वहीं शेजल जो कि अब धीरे धीरे स्टीयरिंग पर अपने हाथ को थोड़ा कॉन्फिडेंस से रख पा रही थी। धीरे धीरे अब उसे भी महसूस हो रहा था कि आहन सच में उसे कुछ होने तो नहीं देंगे। और इसी तरह धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए शेजल और आहन की मंजिल अब आ चुकी थी, यानी कि आहन के डैड का मेंशन। वही आहन अब अपने हाथों में स्टीयरिंग का पूरी तरह कंट्रोल ले लेते हैं क्योंकि अब उन्हें रोड क्रॉस करना था। आहन की गाड़ी अब उनके मेंशन के ठीक बाहर आकर के खड़ी हो चुकी थी। गार्ड्स तुरंत ही आते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। आहन के डैड का मेंशन का दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जो कि उनके डैड के मेंशन को एक रॉयल लुक देता था। वहीं आहन की गाड़ी जैसे जैसे अंदर आ रही थी, पीछे पीछे भी गाड़ियों की कतार चल रही थी, जिसका अंदाज़ा अभी शेजल को बिल्कुल भी नहीं था। आहन की गाड़ी अंदर आकर के रुकती है तो पीछे से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जो कि तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल आए थे और आहन की तरफ का दरवाज़ा वो लोग अपने हाथ से खोलते हैं। उन लोग को लगा था कि शायद शेजल पैसेंजर सीट की तरफ होगी, जिसकी वजह से उधर का भी दरवाज़ा खोला जाता है, मगर उधर तो कोई बैठा ही नहीं था। आहन जो कि धीरे से शेजल से कहते हैं अब उतरो। शेजल जो अपने पैरों को धीरे से नीचे की तरफ रखती है, जिससे उसकी थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही थी, वो बाहर निकलती है। आहन भी अब उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए थे, लेकिन तभी शेजल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन जैसे ही शेजल गिरने वाली होती है, आहन का एक बॉडीगार्ड जो कि शेजल के हाथ को थाम लेता है और उससे कहता है मैम आराम से। आहन जिसकी नज़र अभी तो गाड़ी के अंदर की तरफ थी, लेकिन जैसे ही उस बॉडीगार्ड ने शेजल के हाथ को पकड़ा था, वो उसके उसी हाथ को काफ़ी बुरी तरह से घूर रहे थे। वो शेजल के कमर को ज़ोर से थामते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उस बॉडीगार्ड से कहते हैं हाथ छोड़ो उसका, अगर अपने शरीर पर इस हाथ को चाहते हो तो। वो एकदम से पीछे होते हुए कहता है सॉरी सर, वो मैम गिर रही थी इसलिए। आहन जो उसे घूरते हुए उसके ठीक सामने आते हैं। आहन की हाइट जो कि उस बॉडीगार्ड से काफ़ी ज़्यादा थी। जहाँ आहन की हाइट 6'4" थी, वहीं उस बॉडीगार्ड की हाइट सिर्फ 5'9" थी। वो अपने सिर को भी नीचे झुकाया हुआ था। आहन उसकी तरफ घूरते हुए देखते हैं और हल्का सा झुकते हुए उससे कहते हैं इस हाथ को अपनी बॉडी से अलग करवा लेना, वरना प्राण निकाल दूंगा तुम्हारे। वो बॉडीगार्ड एकदम से दंग रह जाता है और वो खुद से ही कहता है कहाँ से टच कर दिया मैम को। आहन जो कहते हैं आई होप यू गेट इट एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। और ये बोल करके वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। वहीं पूरे रास्ते में चारों तरफ आहन के बॉडीगार्ड्स अपनी बंदूक को लेकर के खड़े थे और उन सब ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा रखा था। शेजल जो आसपास इतने सारे डेंजरस लोगों को देखती है तो वो थोड़ा सहम जाती है और अपने आप को आहन की तरफ घुमा देती है। अचानक से शेजल के सामने आने की वजह से आहन रुकते हुए कहते हैं क्या हो गया। शेजल जो अगल बगल देख कर घबराते हुए कहती है ये सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ क्यों खड़े हैं लोग, इन सब के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक भी है, मुझे डर लग रहा है। उसने ये काफ़ी धीरे बोला था। आहन जो कि उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं तुम्हें क्यों डर लग रहा है, वैसे भी ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं और तुम मेरी बीवी हो, यानी कि तुम इन लोगों की मालकिन हो। शेजल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है पर मुझे ऐसे डर लग रहा है, सबने काले कपड़े पहन रखे हैं, देखने में भी कितने डरावने लग रहे हैं और कितने लंबे और मोटे मोटे हैं। आहन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें डर लग रहा है। शेजल जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहती है हाँ मुझे डर लग रहा है और मुझे अभी वही सब याद आ रहा है फिर से। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैंने क्यों कर दिया ये। आहन जो उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं तुम बंद भी करोगे अब उसके बारे में सोच कर रोना। कुछ नहीं किया तुमने गलत, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात नहीं मानोगी। शेजल जो कहती है आपकी तो हर बात मानने का मन करता है, लेकिन मुझे इन लोगों से डर लग रहा है। आहन जो चारों तरफ देखते हैं, इस वक्त आहन के मेंशन में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे, क्योंकि आहन को पता था कि स्टीफन कोई मामूली इंसान नहीं है।
और अगर स्टीफन यहाँ पर आएगा और उसे अहान मारेंगे तो उनके फैमिली वालों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अहान अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, जिसकी वजह से पहले से ही अहान ने निकलते वक्त अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर आने का ऑर्डर दे दिया था। वो शेजल को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ अपना फोकस मुझ पर रखो, तुम्हारी निगाहें सिर्फ मुझे देखनी चाहिए तो तुम्हें घबराहट महसूस नहीं होगी। और फिर वो अगल बगल देखते हुए कुछ सोचते हुए कहते हैं, इन लोगों को कल देखता हूँ मैं, खैर अब तुम चलो। और ये बोल करके वो उसे अपने गोद में उठा करके अपने साथ अंदर ले आते हैं। तो पार्थिक और धर्मजी जो कि आपस में बातें कर रहे थे, धर्मजी भी बाहर कितने सारे गुंडे और लोगों को देख करके परेशान हो चुके थे। उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद था और इसी वजह से अहान को अपने डैड से अलग रहना पड़ता था। जैसे ही वो शेजल को गोद में अंदर उठा करके ले आ रहे थे, धर्मजी जो कि तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं, ये सब क्या है अहान। लेकिन जैसे ही वो शेजल को अहान की गोद में देखते हैं, वो तुरंत ही चुप होना बेहतर समझते हैं। अहान जो कि अपने डैड से कहते हैं, यस डैड, कुछ कह रहे थे आप। धर्मजी जो कहते हैं, बहू को लेकर पहले अंदर जाओ और उसके बाद अकेले बाहर आना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। अहान समझ चुके थे कि धर्मजी को किस बारे में बात करनी है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। शेजल को अपनी गोद में लेकर वो अपने रूम के अंदर एंटर होते हैं। रूम को ईरा ने पहले से ही क्लीन कर रखा था। अहान जैसे ही अंदर आए थे, ईरा भी इस वक्त उनके रूम के अंदर ही था। शेजल जो अपनी आंखों को एक बार ईरा की तरफ घुमाती है और फिर अहान की तरफ देखने लगती है। अहान जो कि उसको आराम से बेड पर बैठाते हैं। शेजल जो बैठते हुए अपने शूज़ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले ही अहान उसे रोकते हुए कहते हैं, रहने दो, मैं कर रहा हूँ। शेजल तुरंत ही अहान से कहती है, नहीं नहीं, आप मेरा पैर मत छूइए। अहान जैसे कहते हैं, क्यों। शेजल जो कहती है, ये सब तो मेरा काम है ना, मैं आपके शूज़ निकालूं, आप थोड़ी ना मेरे इस तरह सैंडल निकालेंगे। अहान जो उसके बूट्स को खोलते हुए कहते हैं, शट अप, मुझे इन कामों में मज़ा आता है तो करने दिया करो मुझे, और ख़बरदार जो मुझे अपनी बीवी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने से रोका तो। और ये बोल करके वो उसके दोनों बूट्स को खोल करके धीरे से साइड में रख देते हैं। ईरा भी इस वक्त अहान के ठीक पीछे ही खड़ा था। जैसे ही अहान ने उसके बूट्स को साइड में रखा था, ईरा अपने हाथ में उस बूट्स को उठा करके ले जा करके फुटवेयर स्टैंड में रख देता है। वहीं अहान जो कि उसके पैरों को धीरे से अपने फिंगर टिप से रब करते हुए कहते हैं, तुम्हारा दर्द कैसा है अब, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और तुमने बैंडेज भी खोल दिया ना। शेजल जो कहती है, छोटी मोटी खरोच आई थी, अब उसके लिए कितना दिन तक और बैंडेज लगाऊं। अहान जैसे कहते हैं, तुम्हारी ये छोटी मोटी खरोच भी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देती है। शेजल जो धीरे से खड़े होते हुए कहती है, अब मैं चेंज कर लूँ प्लीज़। अहान जो उसके चेहरे की तरफ अपने चेहरे को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसके गालों पर धीरे से अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, कर लो, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है, डैड बुला रहे थे मुझे। शेजल जो कहती है, जी। और फिर वो ईरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, ध्यान रखना इसका, और हाँ, पानी पिला देना, और अगर स्ट्रेस होगा तो इसे चॉकलेट भी दे देना। ईरा अपने सिर को हाँ मिलाते कहता है, ओके सर। नींद नहीं आएगी तो लोरी भी सुना दूंगा, सर दर्द होगा तो मसाज भी कर सकता हूँ, पैर दर्द होगा तो पैर भी दबा सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ अगर आप कहें तो। अहान उसको रोकते हुए कहते हैं, उसका सर या उसके पैर को छूने की ज़रूरत नहीं है, दर्द होगा तो मैं दबा सकता हूँ, तुम्हें जितना कहा सिर्फ उतना ही करना। और फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो ईरा को रोकते हुए कहते हैं, और हाँ, उसके साथ बेड पर तो बैठना मत। ईरा अपने सिर को हाँ मिलाता है और फिर अहान को देखकर अपने मुंडे को इधर उधर हिलाते हुए कहता है, मुझे तो लगता था कि मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, लेकिन उन्हें तो इस बात का भी फ़र्क नहीं पता कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, कम से कम मुझसे तो जेलस ना हो। और फिर वो शेजल की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों, सही कह रहा हूँ ना। तुम्हें नहीं लगता कि सर तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं कि मेरे जैसे टीन के डब्बे से भी उन्हें जलन महसूस हो रही है। शेजल जो ईरा की तरफ ध्यान से देखती है और फिर अपने उन कारनामों को याद करती है जो कि अभी उसने थोड़ी देर पहले किया था। तृप्ति को जिस तरह से उसने शूट किया था, उसको सोच सोच कर अभी भी शेजल घबराई जा रही थी। वैसे भी शेजल ने काफ़ी टाइट और फिटिंग के कपड़े काफ़ी देर से पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसे जल्द से जल्द से निकालना था और वो रात में कुछ रिलैक्स पहनना चाहती थी। वो अपनी वार्डरोब से एक नाइट गाउन निकालती है और उसे लेकर के बाथरूम के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अहान जो कि नीचे अपने डैड के पास आते हैं और अपने कोट को निकाल करके अपने स्लीव्स को थोड़ा ऊपर फोल्ड करते हुए उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। धर्मजी जो कि अहान को आते हुए देखकर कहते हैं,
पार्थिक बेटा, आप ज़रा अंदर जाइए। पार्थिक तुरंत ही वहाँ से खड़ा होता है और अपने गाल को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसके गाल अभी भी थोड़े सूजे हुए थे, जिसे आहान के सामने उसे करने में थोड़ी शर्म आ रही थी, और साथ में आहान के गुस्से से वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, जिसकी वजह से वो खुद ही आहान के सामने नहीं रहना चाह रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं धर्म जी आहान से कहते हैं, कहाँ गए थे आप बहू को लेकर? आहान जो कहते हैं, कुछ काम था डैड। क्यों? धर्म जी जो कहते हैं, मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़ सुन रहा हूँ, आप भी ज़रा सुनिए तो। और फिर वो हॉल में लगे बड़े से टीवी को ऑन कर देते हैं, जिस पर इस वक्त लगातार खबरें चल रही थीं। ब्रेकिंग न्यूज़, रोबोटिक वर्ल्ड के मालिक स्टीफन जोसेफ की संदिग्ध मौत। क्या ये एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश? टीवी में एक एंकर जो कि सीरियस टोन में न्यूज़ को सुनाते हुए आगे कहती है, नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24/7। मैं हूँ श्रुति सेन और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी मौत की कहानी जिसने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट की दुनिया को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। स्टीफन जोसेफ रोबोटिक वर्ल्ड के सीईओ, टेक जीनियस और साथ ही पूरे एशिया में सेकेंड नंबर पर रोबोटिक्स रेवोल्यूशन के सबसे ज़्यादा चमकते हुए सितारों में से एक थे। वो आज संदिग्ध तरीके से मृत्यु पाए गए हैं। वैसे उनकी मौत की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। आखिर ये सच में कोई एक्सीडेंट है जो कि अभी बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे एक लंबी बैक स्टोरी है? हाल ही में पता चला है कि वो इस वक्त इंडिया से दुबई चले गए थे। इंडिया में कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी महसूस कर रहे थे। इंडिया के टॉप कंपनी त्रिनेत्र डायनामिक्स के आगे उनका नाम फ्लैश नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही हम लोग आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि त्रिनेत्र डायनामिक्स, जो कि एशिया की टॉप कंपनी है, उसे भी रोबोटिक वर्ल्ड ने मात दे दिया था। आज सुबह के मैगजीन्स में ही हर जगह पर ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि रोबोटिक वर्ल्ड अब एशिया का टॉप कंपनी बन चुका है। कल ही उसने $47 मिलियन में अपने रोबोट को सेल किया था, जिसने अपना टॉप रिकॉर्ड बना लिया है। क्या इससे त्रिनेत्र डायनामिक्स के मालिक को एक बड़ा सदमा पहुंचा और उसी वजह से आज स्टीफन जोसेफ हमारे बीच नहीं है? इस बारे में हम आगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए चाहते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कई धर्म जी जो कि आहान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये सब क्या है बेटा? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन सब में आपका हाथ है? आहान जो कि अपने डैड की तरफ देखते हुए काफ़ी चिल मोड में कहते हैं, डैड मैं श्रेजल के साथ था, और आपको लगता है कि श्रेजल के साथ होने के बावजूद भी मैं ये सब करूँगा? धर्म जी जो कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने स्टीफन जोसेफ को मारा है? धर्म जी की बात पर आहान जो कि कुछ सोचते हुए अपने मन में ही कहते हैं, मैंने तो सिर्फ अपने बॉडीगार्ड्स को उस जगह को जलाने के लिए कहा था। अब वहाँ पर स्टीफन जोसेफ बैठा था, उसमें उसकी गलती है। उसकी किस्मत में लिखा था मरना। मैंने स्टीफन जोसेफ को किसी को मारने के लिए तो नहीं कहा था ना। तो कुल मिला जुलाकर की कंक्लूजन ये है कि मैंने उसे नहीं मारा है। और फिर वह धर्म जी की तरफ देखते हुए अपने चिल मोड को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, नो डैड, आपके बेटे आहान खुराना ने उसे नहीं मारा है। धर्म जी जो कहते हैं, वहाँ पर कई लोग के शव पाए गए हैं, वो भी जंगल के बीचों बीच। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि वहाँ पर अचानक से आग लग गई थी। भला वहाँ पर आग कैसे लग गई? आहान जो कहते हैं, अब मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो हूँ नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर आग कैसे लग गई? और फिर वो चेयर पर थोड़ा लीन होते हुए कहते हैं, हो सकता है उसने अपनी जान खुद ही ले ली हो। धर्म जी जो कहते हैं, अभी तो आज पहली बार उसकी कंपनी टॉप पर आई थी, आपकी कंपनी को भी मात देना शुरू कर चुकी थी, और अचानक ही उसको मन किया कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर ले। मुझे इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश नज़र आ रही है, और सबकी नज़र आप पर है। हाँ जी, सारे रिपोर्टर्स को भी आप पर ही शक हो रहा है कि आपने अपने त्रिनेत्र डायनामिक्स के बदले के चक्कर में उसे मार दिया। आहान जो कि अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, डैड मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर भी 2-3 कंपनियां हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही हैं। अगर मुझे सच में टॉप पर आना होता तो फिर मैं तो उनके सीईओ को भी मार देता, और फिर मैं दुनिया के सबसे टॉप एआई कंपनी को इस वक्त चला रहा होता। और ये करना मेरे लिए कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं उन 3 लोगों को छोड़ के रखा हूँ जो कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, तो अचानक से फिर मैं इस स्टीफन जोसेफ पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करने लगा? और मुझे तो पता भी था कि रोबोटिक वर्ल्ड मेरे सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और डर, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं, स्पेशली मेरी इतनी प्यारी सी बीवी
उन्होंने जैसे इतना बोला था और उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन फिर वो तुरंत ही अपने सर पर रब करते हुए कहते हैं, नो 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 नो, आई कैन नॉट से दिस। धर्मजीत जो कि आहान की बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या कह रहे थे आप? आहान जो कहते हैं, मेरा मतलब था कि इतनी स्टूपिड वाइफ है मेरी वो। और अचानक से उनका टोन पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो आगे अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं ज़रा देख कर आता हूँ क्या कर रही है वो। एक तो ईरा के साथ है, पता नहीं ईरा को कितना पका रही होगी। और ये बोल करके वो वहाँ से खड़े होते हैं और अपना कोट लेकर के वहाँ से जाने लगते हैं। धर्म जी जो कि आहान को जाता हुआ देखकर थोड़ा तेज़ वॉइस में कहते हैं, मुझे पता है बेटा। आहान जो कि घूम कर अपने डैड की तरफ देखते हैं और थोड़ा हैरान होकर के अपनी आंखों में सवाल लेकर उन्हें देखने लगते हैं, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहे हो कि धर्म जी को आखिर क्या पता है। धर्म जी जो कि चेयर से खड़े होते हुए आहान की तरफ आते हुए कहते हैं, मुझे पता है मैंने आपको कैसा संस्कार दिया है और किसी के ऊपर या नीचे जाने से मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप कभी भी कॉम्पिटिटर्स पर अपना ध्यान नहीं देते हैं, आप हमेशा खुद को सक्सेसफुल बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप ये काम नहीं कर सकते, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने आपकी कंपनी को सेकंड रैंक पर डाल दिया। बिल्कुल नहीं। और ये बोल करके वो आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। वो इस तरह का गलत काम कर ही नहीं सकता, इतनी छोटी सोच नहीं है मेरे बेटे की। और फिर वो आहान से कहते हैं, जाइए जाइए, हमें पता है कि आपका ध्यान कहाँ अटका हुआ है, जाइए अपने सुकून के पास। और ये बोल करके वो भी थोड़ा मुस्कुरा कर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं।